हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है ये क्लास 8 की जो आज फाइनल पेपर हुआ है, एनुअल एग्जाम जो हुआ है क्लास 8 का सोशल साइंस का, उसके ऊपर बनाई गई है। तो इसमें आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा जिससे आप बच्चे अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आपको कहाँ तक नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो पर और स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो सोशल साइंस का पेपर है, इस पेपर में आपको 2.5 घंटे का समय दिया गया था और मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो 60 नंबर के का जो है पेपर था। आपको यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं, कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो हम सीधे अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। ये देखिए, यहाँ हमारे प्रश्न शुरू होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो है आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ स्टेटमेंट दी गई है, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्यों के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो उसके कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो वो जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा वो होगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहले का जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। आगे प्रश्न में पूछा गया है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता से संबंधित कौन सा नहीं है। देखिए इसमें पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है कि राज्य अधिकृत रूप से किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा देता है, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें नहीं पूछा है, तो ये जो प्रश्न का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राज्य जो है वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हमें एक तालिका दी गई है प्रश्न नंबर 3 में, और यहाँ पूछा गया कि कौन सी पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। तो यहाँ पे निर्वाचित सांसदों की संख्या है और राजनीतिक दल है। तो आपको पता है जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सीट्स यानी सबसे ज्यादा संसद चुने जाते हैं वही पार्टी जो है अपनी सरकार बनाएगी। ठीक है, तो देखिए 543 में से, जैसे मैंने आप बच्चों को पहले भी बताया हुआ है कि अगर 272 सीटें किसी पार्टी को मिलती है तो वो पार्टी अपनी सरकार बनाती है, 272 या 272 से ज्यादा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 272 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी है जो है आर। ठीक है, तो यानी अगर सरकार बनेगी तो किसकी बनेगी, आर की बनेगी, आर पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, क्योंकि उसके जो सांसद है वो 272 से ज्यादा है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखिए। आगे इसमें पूछा गया है कि कौन सा अपराध दीवानी अपराध शाखा के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है। आगे जो सवाल है कहता है निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है जनहित याचिका PIL के संबंध में सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्या कहता है, जनहित याचिका केवल केवल जिला अदालतों में दायर की जा सकती है। तो यहाँ पर केवल आ गया है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, जनहित याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला अदालत तीनों में जो है दायर की जा सकती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए, आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 17। आगे आगे कहता है चावल की कृषि के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है चावल कृषि के लिए। तो चावल कृषि के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और अधिक वर्षा जो है ये जरूरी होती है। इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न नंबर 8 में पूछता है, कहता है हमें सुमेलित युग्म को जो है पहचानना है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है प्यारे बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
जो कि एक क्या है, निजी उद्योग है, एक प्राइवेट क्षेत्र से जुड़ा हुआ उद्योग है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे आगे प्रश्न में कहता है किस क्षेत्र का जनसंख्या संगठन, किसी क्षेत्र का जनसंख्या संगठन जो है वो बताता है, क्या बताता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्षेत्र में पुरुष और स्त्री कितनी है तथा किस आयु वर्ग के जो है वहां पर व्यक्ति रहते हैं, तो ये जो है ये बताता है हमें जनसंख्या संगठन, तो इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। यहां से हमसे पूछा गया है कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो आप सभी को बच्चों को पता होगा कि बंगाल का जो नवाब है वो अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो होता है वो अली वर्दी खान की बेटी का बेटा होता है, यानी इसका नाती होता है, इसीलिए ये साल 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बनता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। 19वीं सदी में विलय नीति की शुरुआत किसने की? देखिए विलय नीति बोले या बोले हड़प नीति है ना, एक ही बात होती है। तो इसकी शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति था वो था ऑप्शन नंबर ए डलहौजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे कहता है 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, मेरठ। मेरठ। आगे प्रश्न में मई 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि क्या लगता था उनको? नए कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाँ कहता है नेक्स्ट में कहता 19वीं सदी में प्राच्यवादी विचारधारा के समर्थक थे शिक्षा में भारतीय ज्ञान। ठीक है, तो कौन थे जो भारतीय ज्ञान के समर्थक थे या भारतीय लोगों को भारतीय भाषा में शिक्षा देने की वकालत करते थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक, आगे देखते हैं। अगला सवाल है साल 1878 में पारित आर्म्स एक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका जो सही राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। आर्म्स एक्ट के अनुसार भारतीय जो है वो हथियार नहीं रख सकते थे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 15 सवाल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब यहाँ जो हमारा अगला शुरू होता है खंड, वो खंड खा है। ठीक है, तो यहाँ जैसे पहला हमें दूसरा सवाल दिया गया है कि सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है। ठीक है, और ये 2 नंबर का हमारा सवाल है, तो देखते हैं इसके आंसर को। तो ये देखिए ये इसका उत्तर है। तो पहला पॉइंट क्या दिया गया है, जैसे राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाली ये भारी अनुसूचित जाति वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। ठीक है, तो सरकार जो है वो क्या करती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो इलाके होते हैं वहां पे योजनाएं लागू करती है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा संबंधी सुविधाएं रियायती दरों पर छात्रावास की जो है सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ हमें दिया गया है कि व्यवस्था में निहित असमानता को समाप्त करने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सामाजिक व्यवस्था की वो जो है सरकारें सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पे। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो इसमें बोला गया है जैसे मृदा संरक्षण के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन करना है। ठीक है, तो कौन से 2 उपाय हैं मृदा संरक्षण के, तो इनके उपायों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए ये मृदा संरक्षण के उपाय हैं, जैसे मल्च बनाना, वेदिका पाम और रक्षक मेखलाएं। ठीक है, इस तरीके से हम मृदा का क्या करते हैं, मृदा का हम संरक्षण कर सकते हैं। तो ये मृदा संरक्षण के क्या है, उपाय हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न
में पूछा गया है भूमि उपयोग किसे कहते हैं, स्वामित्व के आधार पर भूमि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये देखिए, भूमि का विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना आदि में उपयोग को भूमि उपयोग कहते हैं। और स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार होते हैं, एक निजी भूमि, दूसरा सामुदायिक भूमि। ठीक है, तो ये हो गया है आपका उत्तर। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कहता है बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन में किन तरीकों का उपयोग किया गया। तो कौन कौन से तरीके अपनाए गए, इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे पहला पॉइंट क्या रहता है, स्वयं सहायता और स्वदेश उद्यमों को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, जितने भी स्वदेशी उद्यम थे उनको बढ़ावा दिया गया। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान था। ठीक है, और जनता को लामबंद कर ब्रिटिश संस्थानों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, क्योंकि आप बच्चों को पता है कि 16 अक्टूबर साल 1905 को बंगाल का विभाजन हो जाता है और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन में भारतीय जनता इन 3 तरीके से जो है आंदोलन में भाग लेती है। ठीक है, इसमें स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा को और भारतीय भाषाओं का प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है, और ब्रिटिश संस्थानों और ब्रिटिश वस्तुओं का जो है वो बहिष्कार किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका उत्तर 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें कहता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो जो जनसंख्या को वितरण को जो है प्रभावित करते हैं, तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ उत्तर है जैसे स्थलाकृति, स्थलाकृति, जलवायु और मृदा, ये तीनों चीजें जो है जो है ये प्रभावित करती हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर 5। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कहता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किसी सामाजिक और आर्थिक कारकों का भी उल्लेख करना है। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक कारक कौन से हैं, देखते हैं इसके उत्तर को। तो ये देखिए, इसका उत्तर है जैसे सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है, रोजगार के अवसर और स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये तीनों जो बिंदु हैं ये हमारी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक, चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जिसमें पूछा गया है भारत में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र रखा गया है, इसके क्या लाभ हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे पहला क्या है, संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार की अन्य शाखाओं का दखल जो है इसमें नहीं होता। आगे, न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्तियों के दुरुपयोग को जो है वो रोका जाना संभव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यायपालिका जो है वो क्या करती है, वो न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को दुरुपयोग करने से रोकती है। साथ ही साथ जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के, उनकी नियुक्ति में सरकार का कोई भी दखल नहीं होता। और संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को बंटवारा किया गया है, जिसमें न्यायपालिका जो है वो पूरी स्वतंत्र होती है अपने काम को करने में, और उसके कार्य में ना तो विधायिका इंटरफेयर करती है और ना ही कार्यपालिका इंटरफेयर करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहता है भारत में न्यायपालिका की संरचना की व्याख्या कीजिए। तो न्यायपालिका की कैसी संरचना है, तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस तरीके से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन सा होता है, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद आता है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक, और फिर आता है अधीनस्थ न्यायालय यानी जिसमें जिला अदालत होती है। तो इस तरीके से हम न्यायपालिका की संरचना कर सकते हैं। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को हम उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं और हाई कोर्ट को हम उच्च न्यायालय भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना है।
चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 कहता है वुड की नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच में यूरोपीय शिक्षा के लाभ बताए गए हैं और वो क्या लाभ हैं। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये देखिए इसके लाभ, जैसे पहला पॉइंट है यूरोपीय शिक्षा में भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य की समझ, देश के संसाधनों के विकास के महत्व की समझ। ठीक है, इसके बाद ब्रिटिश वस्तुओं की मांग में वृद्धि और भारतीय के नैतिक चरित्र का उत्थान। तो ये जो है ये आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर नंबर है 7। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, कहता है प्रश्न नंबर बी, भारतीय ज्ञान और शिक्षा के विषय में विलियम जोन्स और हेनरी थॉमस कोलबर्ग के विचारों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो देखते हैं इनके विचारों को। तो ये देखिए, जैसे इसमें पहले बताया कि भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए पवित्र कानून ग्रंथों को समझना जरूरी है। भारत में पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्यों को पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए जो है संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति के सीखने से ही भावी विकास संभव है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे विचारक थे जिनके विचार जो थे भारतीय शिक्षाओं को लेकर थे और वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी लोगों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कहता है राष्ट्र सरकार का गठन किस प्रकार किया जाता है। तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो यहाँ देखिए उत्तर, तो ये आपको उत्तर दिया गया है, संसदीय चुनाव के लिए देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना, चुने गए उम्मीदवार संसद सदस्य एमपी कहलाते हैं, बहुमत प्राप्त सत्ता दल जो है सत्ता दल कहलाता है और अन्य विरोधी दल, सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है और प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से ही मंत्रियों का चुनाव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देश में जो है सरकार चलती है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है कि संसद में प्रश्नकाल किसे कहते हैं, संसद को नियंत्रित तथा मार्गदर्शित करने में इसकी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसके उत्तर। तो जैसे इसमें क्या दिया है, प्रश्नकाल। प्रश्नकाल क्या है, संसद सत्र के दौरान सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सरकार की कमियों के प्रति आगाह करना जो होता है, संसद के जरिए सांसदों के जरिए जनता की राय को समझना और विपक्षी दल द्वारा सरकारी नीति और कार्यक्रमों की आलोचना करना। तो विपक्षी दल जो होता है वो सरकार की नीति और कार्यक्रमों की आलोचना करता है। सांसदों के प्रश्नकाल से सरकार को क्या मिलती है, फीडबैक मिलती है। तो इस तरीके से प्रश्नकाल चलता है जिसमें सांसद जो है यानी जो विरोधी दल होता है वो सत्ताधारी या सत्ता पक्ष से जो है सवाल करता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उनको बताना है। ठीक है, तो उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, जैसे इसमें कच्चा माल हो गया, कच्चा माल, ठीक है, पूंजी, बाजार, भूमि, श्रम, ठीक है, इसके बाद यातायात। तो जितनी भी चीजें हैं ये सब कहीं ना कहीं जो है वो उद्योगों की उपस्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे हमें एक तालिका दी गई है, तो यहाँ हमें एक तालिका दी गई है, तो देखते हैं। जैसे इसमें राजनीतिक दल दिया गया है और चुने गए सदस्यों की संख्या दी गई है, यहाँ पर हमें पार्टी दी गई है और यहाँ हमें जो है वो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जैसे जैसे पहला क्वेश्चन है, तालिका के अनुसार सत्ताधारी पार्टी सत्ताधारी दल कहलाएगी तथा क्यों। उपयुक्त तालिका के अनुसार कौन सी पार्टी प्रमुख विरोधी दल कहलाएगी और क्यों। मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार किया जाएगा। ठीक है, तो इसके उत्तर को देखते हैं। तो ये है 10 का फर्स्ट, जैसे जन पार्टी आधे से अधिक निर्वाचन सीटों पर दी। सेकंड, विरोधी पार्टी, इंसाफ पार्टी चुने गए सांसदों की संख्या के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो विरोधी पार्टी होती है, यानी विरोधी दल होता है जो सरकार की नीति के कार्यक्रमों की आलोचना करता है। तीसरा, विधानसभा में सत्ताधारी दल, बहुमत प्राप्त दल द्वारा अपने मुखिया का चुनाव किया गया, जिसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री कहा जाता है। ठीक है, तो जो दल बहुमत में होता है वही दल के जो विधायक होते हैं वो अपने में से ही अपना एक नेता चुनते हैं जो उनका मुखिया कहलाता है और वही जो है
क्या बनता है, वही बनता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, ठीक है, और मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले। यहाँ हम है प्रश्न नंबर 11 पे। तो यहाँ भी हमें एक पैराग्राफ दिया गया है, तो इसके प्रश्नों को देखते हैं। जैसे हमें ये प्रश्न दिए गए हैं पैराग्राफ में, पूछा गया है चीनी बनाना किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, पशुपालन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है, फिर क्रिया किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, तो देखते हैं इसके उत्तर। तो यहाँ देखिए ये है प्रश्न 11 के उत्तर। ठीक है, तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आगे है प्रश्न नंबर 12, और ये भी हमें गद्यांश दिया गया है, ये पैराग्राफ है। तो इसमें भी देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 12 का 2 और 12 का 3। ठीक है, तो हम सीधे इनके उत्तर पे चलते हैं। तो ये है हमारे उत्तर 12। ठीक है, तो ये हमारा है 12 के उत्तर। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप अपने सवालों को मैच कर सकते हैं। ठीक है, अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न। आगे है प्रश्न नंबर 13। ये भी पैराग्राफ वाला सवाल है। तो इसमें भी हमें जो है ये पैराग्राफ दिए गए हैं, तो हम सीधा इसके आंसर पे चलते हैं। तो ये है हमारा इसका आंसर, ये हमें आंसर दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इनको मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अब यहाँ पे हमारा जो सवाल शुरू होता है वो है मानचित्र का। तो यहाँ में प्रश्न 14 है, जिसमें हमें 5 स्थानों को जो है अपने मानचित्र में भरना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमें 6 स्थान दिए गए हैं, और 6 में से हमें 5 जो है वो भारत के नक्शे में भरने हैं। तो जैसे हमें दिया गया है जलियांवाला बाग। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमें अहमदाबाद, जलियांवाला बाग, चंपारण, लखनऊ, दिल्ली और झांसी ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो हम सीधा अपने नक्शे पे चलते हैं। तो ये भारत का नक्शा है। जैसे हमें पहले अहमदाबाद पूछा गया है, तो हमारा अहमदाबाद कहाँ पर है, ये है हमारा गुजरात राज्य, और इसमें है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद। ठीक, इसके बाद जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग जो है हमारा पंजाब में है, और ये राज्य है हमारा पंजाब। यहाँ पर है हमारा जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग जो अमृतसर में है, पंजाब में। ठीक है, इसके बाद पूछा गया हमसे चंपारण। तो चंपारण हमारा बिहार राज्य में, और ये राज्य हमारा बिहार है, यहाँ है चंपारण। ठीक है, चंपारण। ठीक, इसके बाद लखनऊ। लखनऊ हमारा यूपी में है, ये हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे है लखनऊ। लखनऊ, ठीक है, ये लखनऊ है। ठीक, इसके बाद अगला है दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ है, ये देखिए छोटा सा दिल्ली है इधर, ये है दिल्ली। ठीक, और इसके बाद पूछा गया है हमसे झांसी। तो झांसी कहाँ पर है, देखिए ये यहाँ पर है इधर झांसी। ठीक, झांसी। तो इस तरीके से आपने अपने मैप में इन स्थानों को फिल किया होगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सही भरे होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए हैं, इनको भी हल करते हैं। जैसे ये वाला सवाल 14 का एक है, अहमदाबाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात। अगला पूछा गया है हमसे जलियांवाला बाग किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो आप बच्चों को पता है जलियांवाला बाग जो है ये है पंजाब में। पंजाब में अमृतसर में ये बाग है। नेक्स्ट, चंपारण राज्य, चंपारण किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो चंपारण जो है ये बिहार में है, बिहार में। लखनऊ किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है। तो लखनऊ जो है ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे आगे कहता है 1857 के विद्रोह में दिल्ली विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो दिल्ली में जो थे वो थे कौन, दिल्ली में थे बख्त खान। बख्त खान जो बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे पूछते हैं
कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल हमारे पूरे कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से पूरा पेपर जो है आपके सामने सॉल्व किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, और अपने आंसर्स को मैच कीजिए। जितने आंसर्स आप एमसीक्यू अपने मैच करेंगे और अपने मैप को मैच कीजिए, और आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने आपके सवाल जो है वो सही है। तो एक आपको मोटा मोटा अंदाजा जो है एक एस्टिमेट लग जाएगा कि आपके इतने सवाल सही हैं और आपके इतने नंबर जो हैं सोशल साइंस में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।